हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और मानव भूगोल में हम मानव प्रजातियां पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको मानव प्रजातियां का विकास क्रम बताया था और आज हम मानव प्रजातियां हैं, इनके वर्गीकरण के आधारभूत तत्व हैं, इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया है कि जो आधुनिक मानव है उसे होमो सैपियंस कहते हैं। तो ये याद रखना आप सभी कि आधुनिक मानव को क्या कहते हैं। तो आज हम मानव प्रजाति के वर्गीकरण के आधारभूत तत्व ये पढ़ेंगे। तो जो आधारभूत तत्व है इन्हें दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है जिन की समानता, यानी जो जिन है वो समान होते हैं। दूसरा है बाह्य शारीरिक लक्षण, जो हमारे जो बाहर के जो शारीरिक लक्षण हैं वो किस तरह से क्या है। तो पहला जो पॉइंट है जैसे जिन की समानता, इसमें जिन की जो समानता है कई बार वो बदल जाती है, मानवीय कारण से भी और भौतिक कारण से भी। तो उस स्थिति में जो जिन है वो परिवर्तन हो जाता है और इसे उत्परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद इसमें जैसे सेकेंड पॉइंट आता है कि प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन, यानी जो शीत और शीतोष्ण कटिबंध में जो व्यक्ति निवास करते हैं वो शारीरिक रूप से एक्टिव होते हैं और उनका जो त्वचा का रंग है, जो स्किन का जो कलर है वो भी सफ़ेद होता है। उसके विपरीत जो ये जो उष्ण कटिबंध में रहते हैं या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रहते हैं, वो लोगों के त्वचा का रंग काला होता है और वो आलसी भी होते हैं। जैसे हम ये उष्ण कटिबंध में हम आते हैं तो यहाँ जो गर्मी बहुत तेज़ होती है, यानी गर्मी के जो दोपहर का जो समय होता है वो आलस भरा होता है। तो जहाँ गर्मी अधिक होगी वहाँ आलस होगा और जो वहाँ के लोग हैं वो अधिक सक्रिय नहीं होंगे। इसके विपरीत जहाँ शीत अधिक होती है वहाँ के लोग एक्टिव अधिक होते हैं और त्वचा का जो रंग है वो भी सफ़ेद होता है। फिर है यौन चयन, सेक्सुअल सिलेक्शन। देखो सेक्सुअल सिलेक्शन में जैसे एक प्रजाति दूसरी प्रजाति में जब विवाह होता है तो भी उनके जो जीन है उनमें परिवर्तन आ जाता है और एक नई प्रजाति का विकास होता है। तो अब हम लेंगे सेकेंड है महत्वपूर्ण कि बाह्य शारीरिक लक्षण। जो जिन प्रजातियों के बाह्य शारीरिक लक्षण हैं, यानी शारीरिक लक्षणों से ही जिन प्रजातियों की पहचान हो जाती है, वो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हम पहचान कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो है शरीर की लंबाई या कद, यानी हाइट के अकॉर्डिंग भी जो प्रजाति है उसे हम पहचान सकते हैं। सेकेंड है सिर का आकार, जो सिर है उसके आकार से भी प्रजाति की पहचान की जा सकती है। लेकिन जिस सिर का जो आकार होता है वो स्थायी माना जाता है, जो मानव शास्त्री है वो इसे स्थायी मानते हैं। और इस जो सिर का आकार है ज्ञात करने का एक फॉर्मूला भी है कि सिरे से सूचकांक सिर की चौड़ाई बटे सिर की लंबाई इंटू 100। इसके अलावा नेक्स्ट है बालों की बनावट, यानी बालों की बनावट के आधार पर भी प्रजातियों की पहचान की जा सकती है। नेक्स्ट है नासिका की आकृति, यानी नाक का जो आकार है उसके आधार पर भी हम प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। अब इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यही है कि यहाँ ये चेंज हो जाएगा कि नासिका सूचकांक, नासिका की चौड़ाई बटे नासिका की लंबाई इंटू 100, इसका भी यही फॉर्मूला है। फिर नेक्स्ट है त्वचा का रंग। देखो स्किन का जो कलर है वो भी मानव शास्त्री इसे भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। देखो त्वचा के रंग के आधार पर भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया है।
फिर है मुखाकृति, यानी मुख की जो आकृति है उसके अकॉर्डिंग भी मानव प्रजातियों का जो वर्गीकरण है किया गया है और मानव प्रजातियों की पहचान भी इसके द्वारा की जाती है। और ये जो 6 लक्षण दे रखे हैं, इनके अलावा भी कई लक्षण हैं जिनसे मानव प्रजातियों की पहचान की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर की लंबाई या कद की। अब जो औसत जो लंबाई है मानव की, औसत लंबाई या कद है वो 165 मीटर, वो 165 मीटर माना गया है कि मानव की जो एवरेज जो हाइट है वो 165 मीटर होती है। और इसमें भी जो जलवायु है, वंशानुगत गुण अवस्था, स्वास्थ्य और भोजन, उसका भी इस पे प्रभाव होता है हाइट पे भी। उसके अलावा जो सामान्य पुरुषों का जो कद है वो 130 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। और जो स्त्रियां हैं उनका जो कद है वो 120 सेंटीमीटर से 187 सेंटीमीटर के मध्य होता है। और जो 165 मीटर है ये औसत हाइट है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये औसत ऊंचाई मानी जाती है। और इसके अलावा भी जैसे कद के अनुसार भी, जैसे कद, नाटा कद, मंझला कद, लंबा कद और बहुत लंबा कद, इन 4 भागों में जो लंबाई है उसे बांटा हुआ है। और जो प्रजातियां हैं उन्हें भी बांटा है कि जैसे जो नाटा कद है, नाटा कद 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर माना गया है। और जो नाटा कद है इसमें कौन सी प्रजाति आती है? अफ्रीका के पिग्मी, चीन के लोग, जापान, पेरू व दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो नाटा कद में आते हैं, यानी 148 सेंटीमीटर से 158 सेंटीमीटर के मध्य ये लोग आते हैं। और जो अफ्रीका की पिग्मी जनजाति है वो विश्व की सबसे छोटे कद के लोग हैं। जो पिग्मी जनजाति है ये विश्व के सबसे छोटे कद के लोग हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे मंझला कद। जो मंझला कद है वो 159 सेंटीमीटर से 168 सेंटीमीटर माना गया है। और इसमें जो प्रजातियां हैं वो मलेशिया, पूर्वी सुमात्रा और न्यू गिनी, यहाँ के जो लोग हैं इसके अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है लंबा कद। जो लंबा कद है वो 169 सेंटीमीटर से 172 सेंटीमीटर माना गया है। और इसके अंतर्गत भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, लंबी हाइट में आते हैं। बहुत लंबा कद। अब जो बहुत लंबा कद है वो 173 सेंटीमीटर से अधिक माना गया है, यानी जिनकी जो हाइट है 173 सेंटीमीटर से अधिक है वो लंबा कद है। ये प्रजाति है अल्पाइन क्षेत्र, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस और स्कॉटलैंड। यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत अधिक लंबे कद के होते हैं। अब लंबे कद के बाद बारी आती है सिर का आकार। अब जो सिर का आकार है यह सर्वमान्य है। जो मानव शास्त्री है वो इसे सबसे अधिक महत्व देते हैं सिर के आकार को। अब क्यों देते हैं? क्यों? इसमें यह माना जाता है कि जन्म से मृत्यु तक इसमें अंतर नहीं होता है, यानी जो सिर का आकार है उसमें अंतर नहीं होता है। अगर अंतर होता भी है तो वो बहुत ही कम अंतर होता है, एक नगण्य सा अंतर इसमें होता है। चाहे मनुष्य जीवित हो चाहे मृत हो, उसका जो सिर का आकार है वो बदलता नहीं है, वो उसका सेम ही रहता है, चाहे जन्म के समय हो चाहे मृत्यु के समय हो। और इसे शारीरिक लक्षणों में सबसे अधिक स्थायी माना गया है। जो सिर का जो आकार है वो शारीरिक लक्षणों में सबसे अधिक इसे स्थायी माना गया है, क्योंकि इसमें परिवर्तन है वो बहुत कम होता है। और सिर के आकार को ज्ञात करने का सूत्र है
शीर्षीय सूचकांक सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई इंटू 100। इसके द्वारा जो सिर है उसके आकार को ज्ञात किया जाता है। और चाहे सिर की आकृति जीवित और मृत दोनों ही स्थिति में समान होती है, बदलती नहीं है। अब इसमें भी सिर की आकृति के आधार पर जो प्रजाति है इसे 3 भागों में बांटा है: लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। इन 3 भागों में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट है बालों की बनावट। अब बालों की बनावट के आधार पे भी हम प्रजाति की पहचान कर सकते हैं। हालांकि जो बालों की जो बनावट है इस पर जो भोजन है, जलवायु, लिंग, इनका जो प्रभाव है वो कम पड़ता है इसके ऊपर, बालों की बनावट पर। बल्कि जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव अधिक पड़ता है बालों की बनावट पर। यानी भोजन, जो भोजन है और जो जलवायु है इनका प्रभाव कम पड़ेगा बालों पे, और जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव अधिक रहता है। इसके अलावा जैसे बाल है उन्हें भी जैसे सीधे, लंबे एवं खड़े बाल, चिकने बाल, लहरदार बाल, छल्लेदार बाल और घुंघराले बाल, अलग अलग कैटेगरी में भी इन्हें रखा गया है। अब जैसे इसमें भी केस सूचकांक बना हुआ है। जैसे निग्रिटो प्रजाति के बालों का जो सूचकांक है वो 40 और मंगोल प्रजाति के जो लोग हैं उनका जो केस सूचकांक है वो सबसे अधिक 80 पाया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नासिका की आकृति, यानी नाक के आधार पर प्रजाति की पहचान करना। क्योंकि जो नाक की आकृति है वो विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग होती है, समान नहीं होती है। नाक चौड़ी या चिपकी हुई हो सकती है। नाक का ऊपरी भाग उच्च, मध्यम या निम्न आकृति में भी हो सकता है। और नाक का जो सूचकांक है, ठीक है, नासिका सूचकांक भी यही होगा। जैसे नासिका सूचकांक बराबर नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई इंटू 100। तो ये नासिका सूचकांक है। इसके द्वारा जो नाक है इसकी आकृति ज्ञात की जाती है। नाक के आधार पे जैसे जो प्रजाति है, जैसे निग्रोइड प्रजाति की नाक चौड़ी होती है, चौड़ी नासिका। मंगोलाइड जो प्रजाति है उसकी मध्यम नाक होती है। और जो नार्डिक प्रजाति है इसकी सबसे पतली नासिका होती है। और नाक के आधार पे भी प्रजातियों को देखो, गहरी नाक, सीधी नाक, नतोदर नाक, उभरी नाक, घुमावदार नाक, इन अलग अलग भागों में बांट रखा है। और जो सूचकांक अंक है नासिका के, जो सूचकांक है, अगर नासिका का सूचकांक 55 से कम है तो वो बहुत पतली नासिका मानी जाती है। उसके बाद 55 से 70 जो नासिका है वो पतली नासिका मानी जाती है। 70 से 85 अगर नासिका का सूचकांक है तो वो मध्यम नासिका मानी जाएगी। 85 से 100 सूचकांक वाली नासिका चौड़ी नासिका। 100 से अधिक सूचकांक वाली नासिका बहुत चौड़ी नासिका मानी जाएगी। तो ये नासिका के अनुसार प्रजाति का वर्गीकरण है और पहचान भी होती है। फिर नेक्स्ट है त्वचा का रंग। अब त्वचा का रंग है, ये देखते ही हमें पता चल जाता है कि त्वचा का रंग गोरा है या काला है या सांवला है, किस तरह का क्या है। विश्व की विभिन्न प्रजातियों में जलवायु तथा शारीरिक परिवर्तनों के कारण त्वचा का रंग भिन्न भिन्न पाया जाता है। जैसे जो प्रजाति शीत प्रदेशों में रहेगी
तो वहाँ का जो त्वचा का रंग है वो सफ़ेद होगा। इसके विपरीत जो ग्रीष्म क्षेत्र यानी जहाँ उष्ण अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है, उन क्षेत्रों में रहने वाली प्रजाति है वो काले रंग की होगी। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है तो वहाँ तेज़ गर्मी होती है, जिसके कारण जो त्वचा का रंग है काला या श्याम वर्ग का पाया जाता है। और जबकि जो ध्रुव है जहाँ वर्ष भर बर्फ जमी होती है वहाँ पे सफ़ेद त्वचा वाले प्रजाति मिलती है। त्वचा रंग में विभिन्नता के कारण मानव प्रजातियों को रंग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। अब जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर मानव प्रजातियों को 3 भागों में बांटा है। जैसे श्वेत रंग वाली प्रजाति, पीत रंग वाली प्रजाति और श्याम रंग वाली प्रजाति। देखो पीत रंग का मतलब पीले कलर से है, येलो कलर्ड रेस, ठीक है, यानी सफ़ेद, पीली और काले रंग वाली प्रजाति, इस 3 भागों में प्रजातियों को बांटा है। फिर नेक्स्ट है मुखाकृति, ठीक है। अब देखो मुखाकृति के से भी प्रजातियों का पता चल जाता है। प्रजातियों के मुख्य आकृति सिर की आकृति से संबंधित होती है। प्रजातियों की जो मुख्य आकृति है वो सिर की आकृति से संबंधित होती है। यदि सिर की आकृति लंबाकार होगी तो मुख भी लंबाकार होगा। यदि सिर की आकृति गोल तथा चौड़ी पाई जाती है तो उस प्रजाति के मनुष्य के मुख की आकृति भी सिर की आकृति का प्रभाव उस पर पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मुख की आकृति हो गई, और भी कई कारण हैं, एक मतलब आधार है प्रजाति की पहचान के। जैसे कपालधारिता, कपालधारिता में जैसे जो कंकाल होता है, जो खोपड़ी होती है, इसका खोल होता है, इस खोपड़ी में जल या सरसों भरकर इसको ज्ञात किया जाता है कपालधारिता को। मगर कपालधारिता है ये कम, इसका महत्व कम है, इसको यूज में कम लेते हैं। उसके बाद है आँखों का रंग और बनावट। जो आँखों का रंग है और उसकी बनावट है उसके आधार पर भी प्रजातियों की पहचान हो जाती है। जैसे आँखों का रंग तो सामान्यतः सभी प्रजातियों में काला पाया जाता है, लेकिन आँख की जो पुतली है उसका जो रंग है अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। काला, अधिकतर काला देखने को मिलता है, भूरा भी होता है और नीला भी होता है। जैसे किसी प्रजाति की जो आँखें हैं वो तिरछी होती है बादाम की तरह। जैसे चाइना के जो लोग हैं ये, इनकी आँखें बादाम की आकृति की होती है, तिरछी आँख होती है इनकी। तो उसके अलावा जो होठ के आकार है उसके आधार पे भी प्रजातियों के जो लक्षण हैं वो ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो थे मानव प्रजातियों के जो लक्षण, मतलब जो बाह्य लक्षण है जिनके आधार पर हम मानव प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। उनकी कद के अनुसार, उनके सिर के आकार के अनुसार, बालों की बनावट के अनुसार, नासिका के अनुसार, त्वचा का रंग है और मुखाकृति है, इनके आधार पर हम प्रजातियों की पहचान कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि मानव प्रजाति की, विश्व की जो मानव प्रजातियां हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है और कौन सी प्रजाति कहाँ निवास करती है, उसकी वो उस क्षेत्र में किस तरह से आई है, इन सभी का हम अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।